हमारे साथ पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी जुड़े हुए हैं। आप आरएसएस प्रचारक भी रहे हैं और आप पश्चिम मिदनापुर से लोकसभा सांसद भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप क्योंकि वहाँ दिन रात 24 घंटा 24x7 क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ की जनता से रूबरू हो रहे हैं, क्या परिस्थिति है? नमस्कार जी, अनिता जी, नीलम जी, मोनिका जी, सबको मेरी तरफ से शुभकामना। और मोनिका जी ने बहुत सुंदर ढंग से सारा विषय को बताया, विस्तार से सबके सामने रखा है। काफी दिन से उन्होंने लोगों से संपर्क करके लोगों की बात सुन रही हैं और कोर्ट में भी उन्होंने पहुंचाई बात को, इसलिए मेरी तरफ से उनको धन्यवाद। हम लोग यहाँ इस परिस्थिति को आप जान ही रहे हैं जिसके अंदर काम कर रहे हैं। पिछले 5-6 साल से जब से पार्टी बढ़ने लगी है, संघर्ष शुरू किया हम लोगों ने, अभी तक लगभग 171 लोगों का हत्या हुई है, राजनीतिक हत्या। और ममता बनर्जी का थर्ड टाइम जो सरकार बनी है, चुनाव नतीजा आने के बाद अभी 41 लोगों की मृत्यु हुई है। उतने लोगों का एफआईआर भी नहीं, केवल 14 लोगों का एफआईआर हुआ है। लोगों की हिम्मत नहीं एफआईआर करने की। जब बात किया जाता है परिवारजनों से, बोलते हैं एक तो गया है, हम जिंदा हैं, हम अगर एफआईआर करते हैं बाकी को ही मार दिया जाएगा। महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रही है लगभग 30-40 होगा, कितना लोग बोलते भी नहीं है। इतनी संख्या हमारी पास जो जानकारी मिली है, वहां भी इतनी भय की वातावरण है, लोग एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि चुनाव नतीजा जिस दिन आई, काउंटिंग में, पोलिंग में भी कुछ महिला कार्यकर्ता हमारी बैठी थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। बीरभूम जिला का नानूर क्षेत्र के 2 महिलाओं के साथ हुआ है। तो दूसरे दिन हमको पता चला और महिला कमीशन के चेयरपर्सन भी आई थी। हमें इच्छा थी कि उनको मिलाएं उनको। जब उनसे फोन से संपर्क किया गया महिला मोर्चा की तरफ से, जाने के लिए तैयार थे लोग। बोले आप बताइए, हम मिलेंगे भी नहीं है, मान तो क्या है, जान भी जाएगी अगर जानकारी हो जाएगी कि हम कंप्लेन किए हैं। इस प्रकार परिस्थिति हम जी रहे हैं। अभी हम एक जिला कुछ बिहार, जहां सबसे उत्तर में है, एक तरफ आसाम है, एक तरफ बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा जिस जिलों में इस प्रकार हिंसा हुआ है वो कुछ बिहार एक है। अभी मैं जस्ट 5 बजे यहाँ पहुंचा हूँ और सुबह कोलकाता से निकला था। जलपाईगुड़ी का बांग्लादेश बॉर्डर में 3 बीघा बोल के एक जगह है, आप लोगों को मालूम होगा। 3 बीघा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और जो छिटमहल विनिमय, उसको लेकर के बलिदान दिए थे लोग। मैं वहां गया था, श्रद्धांजलि दे के यहाँ आया हूँ। तो मोनिका जी ने ठीक बोला कि बंगाल की एक इतिहास रही है, अर्पण की तर्पण की भूमि है। और आज यहाँ के लोगों की तर्पण करने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना पड़ रहा है। पिछले साल दुर्गा पूजा के पहले जो महालया होती है, जिस दिन हमारी पूर्वजों को तर्पण किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। उस समय तक हमारे लगभग 86 लोगों की हत्या हुई थी। उन सारे का गंगा में उन्होंने तर्पण किया पार्टी के मुखिया के रूप में। और वो लगातार बलिदान की परंपरा चल रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जो शुरू हुआ था, आज तक वो बरकरार है। जब तक बंगाल की मुक्ति नहीं होगी, बंगाल के साथ साथ देश का सुरक्षा नहीं होगा, तब तक ये बलिदान चलेगा। यहाँ महिलाओं की जो हालत आप बोल रही हैं, महिलाएं आगे हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं। राष्ट्र जो उत्थान की जो भी आंदोलन हुआ है, या क्रांतिकारी आंदोलन, महिलाओं की काफी भाग थी। प्रीतिलता वाद्देदार, मातंगिनी हाजरा जैसा सामान्य परिवार, गांव से आए हुए महिला भी बड़े जोर शोर से ब्रिटिशों का सामना किया और आंदोलन करके उदाहरण प्रस्तुत किया, अपना बलिदान भी दिया है। इस प्रकार बंगाल की जो भूमि है, जहां कभी रविंद्र संगीत की गूंज या तो हरि कीर्तन सुनाई जाती थी, आज वहां बम बंदूक की आवाजें आ रही हैं। लोग भाग रहे हैं दौर दौर बचने के लिए। अपना लोकतांत्रिक अधिकार, अपने राजनीतिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। आज भी हमको अनुमति नहीं है। पिछले 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस थी, और वहां उनके पैतृक भूमि है कालीघाट के पास हाजरा मोड़ में। वहां हर साल हम लोग रक्तदान शिविर करते थे। 42-48 साल हो गया है। इस बार पुलिस हमको रक्तदान शिविर करने नहीं दिया, जबकि देश में किल्लत है खून की, रक्तदान होना चाहिए। नहीं देंगे, देने नहीं। हम लोगों ने वहां फुटपाथ में धरना दिया, उसका अगेंस्ट में। हमको रक्तदान करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार परिस्थिति है यहाँ। और अभी भी हजारों लोग घर से बाहर हैं। जब कोर्ट में हम गए, एक महिला वकील हैं और प्रियंका टिब्रीवाल कार्यकर्ता हमारी, वो लड़ाई लड़ रही थी। जहां से उन्होंने चुनाव लड़ी एंटाली, वहां से लगभग 250 लोग ऐसे बाहर थे, उनके लिए कोर्ट में गई थी। और जब चर्चा आई, जानकारी मिली,
कोर्ट उनको जानकारी मांगा, उन्होंने बोले खाली हमारी क्षेत्र में नहीं है, पूरा देश से लगभग 80,000 लोग बेघर थे। और अभी भी कई हजार लोग, मुझे 4-5-7 हजार होंगे, पता ही नहीं कितने कहाँ छुपे हुए हैं, वो अभी भी घर से बाहर हैं, आने की हिम्मत नहीं हो रही है। आ जाते हैं या तो हम पहुंचा के आते हैं तो रात को घर से उठा ले जाते हैं और उनके साथ भयंकर मारपीट करते हैं, उनसे जुर्माना अदा किया जाता है। और अभी अभी आपने देखा है उनको गांव में बॉयकॉट किया गया है, पानी से, दुकान से, सब चीज से। जिंदा रहना मुश्किल है। उनको जबरदस्ती मुंडन करा करके, माफी मांग करके टीएमसी में शामिल किया जा रहा है। और जो भी बाहर है उनको फोन किया जा रहा है, आ जाओ टीएमसी का झंडा ले लो, या तो इतना रुपए दे दो और अपना गांव में आ जाओ, रहने लगो। ऐसे मैं जहां बैठा हूँ कूच बिहार, यहाँ के एक सामान्य गरीब कार्यकर्ता गांव के थे, उनको फोन किया गया कि तुम जहां भी हो आ जाओ गांव में और टीएमसी का झंडा थमो और तुमको रहने की अनुमति मिल जाएगी। उसने सीधा बोल दिया चाहे तो हम मर भी जाएंगे लेकिन टीएमसी का झंडा नहीं थामेंगे। और 2 दिन के बाद उनको मार के पेड़ में टांग दिया गया। इस प्रकार परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। 1.5-2 महीना होने जा रहा है। बच्चों का ऊपर क्या गुजर रहा है, पूरा परिवार के साथ क्या हो रही है, आप कल्पना कर सकते हैं। लोग घर से बाहर है, बेघर है। अभी जो तूफान आया है, यास तूफान, उसमें उपकूलवर्ती जो कोस्टल बेल्ट है, नदी हो चाहे समुद्र हो, सुंदरबन क्षेत्र में इतना हवा के साथ इतना पानी आया। उस समय ज्वार होता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी अभी कल एक महीना हो रहा है, तो उस दिन ऐसे 6-8 फुट पानी उल्टा तरफ भागता है। उसको ज्वार बोलते हैं, उसको कोटाल बोलते हैं यहाँ। पानी उल्टा तरफ से समुद्र से नदी की तरफ भागेगा एकदम 6-8 फीट का ऊंचा। और उसके उसी समय उसी का पीछे से हवा आया, 100 किलोमीटर से ज्यादा, 120-130 किलोमीटर था। वो पानी को 10-20 फीट ऊंचा करके और 10-20 किलोमीटर तक एकदम, और जमीन पर स्थल सीमा तक उसको घुसा दिया। बांध टूट गया, सैकड़ों हजारों घर तबाह हो गए। उसमें कई अपने कार्यकर्ताओं का घर था जो घर छोड़कर भागे हुए थे, वो घर भी चला गया उनका। और उनके लिए कोई सेवा रिलीफ नहीं है। हमारी जितनी क्षमता थी, अपने कार्यकर्ता वहां जाके पहुंच के सेवा कर रहे थे। और जो पंचायत व्यवस्था है उसके अंदर से सरकार कुछ काम कर रही थी रिलीफ उनके लोगों के लिए। हमारे जो जाने पहचाने बीजेपी के लोग, उनको बोले कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बीजेपी को वोट दिया है, तुम उधर जाओ। यहां तक इतना ये निर्दयी है। जो वहां खाना खिलाया जा रहा था, मैंने बैठ के लोग खाना खा रहे थे लाइन में, बैठे हुए कार्यकर्ता को उठा दिया गया, तुम बीजेपी करते हो, तुमको खाना नहीं मिले। इतनी निर्दयता के साथ पेश आते हैं। और इस प्रकार परिस्थिति में लोगों का एक से एक संकट ऊपर से जा रहा है। लेकिन अब जानते हैं जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं सालों से, अभी इतने बलिदान के बाद बंगाल के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया और हमको वोटिंग किया है। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन था, लोकसभा में हमारी वोट बढ़ता था और विधानसभा में फिर नीचे आ जाता था। 89 में राम मंदिर हवा में थोड़ा सा 12% तक वोट गई थी यहाँ लोकसभा में, लेकिन फिर 3-4% में आ जाता था। यही होता था। 14 साल में देश में परिवर्तन हुआ, माननीय मोदी जी का नेतृत्व में सरकार बनी हमारी। उस समय 17% का ऊपर हमारे लोकसभा की वोटिंग गई थी। लेकिन 16 में जब चुनाव हुआ फिर वो 10% में आ गया। लेकिन पहले बार हमारे भाजपा के नाम पर 3 विधायक, उसमें मैं भी था, हम लोग जीत के लोकसभा तक पहुंचे। डबल डिजिट में हमारी वोट आई। और फिर 5 साल लगातार हमने परिश्रम किया, काम किया। बीच में जैसा कि दीदी ने बताया, लोकसभा चुनाव आया, पंचायत चुनाव हुआ, कई बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ते गया, 20, 30, 25, 35। पंचायत चुनाव में हमने 34% जो सीट, उसमें नॉमिनेशन भरने नहीं दिया गया, बिना कंटेस्ट हुआ, ऐसा नहीं है। वीडियो ऑफिस को जहां नॉमिनेशन भरा जाएगा, 7 दिन तक गुंडा और पुलिस मिलकर घेर के रखे। जो भी गया वहां पर्चा फाड़ दिया गया, मारपीट किया गया, हाथ पांव तोड़ दिया गया, महिला कार्यकर्ताओं का बाल पकड़ कर रास्ता में पटक पटक कर पीटा गया। वो वीडियो आपको अभी भी मिलेगा। ऐसा फिर भी हमने लड़ाई किया, लगभग 16-17 हजार तक हमने नॉमिनेशन भरा था। लड़ाई भी लड़ी, जीता भी लगभग 6-6.5 हजार तक। लेकिन जीते हुए लोगों को गांव में घुसना मना हो गया। और उसमें लगभग 60% महिलाएं थी जो चुनाव में भाग ली थी, वो जीती भी थी। उस समय 2100 ऐसे हमारे जीते हुए कार्यकर्ता प्रतिनिधि, 2100 लोगों को गांव से बाहर रखना पड़ा था। 4 प्रदेश में, गांव नहीं, शहर नहीं, प्रदेश के बाहर, असम, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में। इस बार भी आपको मालूम होगा, असम में भाग के हमारे कार्यकर्ता यहाँ से गए थे, कुछ बिहार से, उड़ीसा में भी गए थे। हमारे महामाननीय गवर्नर साहब जाके जैसे कि गांव में लोगों से मिले, असम में भी लोगों को मिलकर आए, वहां हमारी सरकार उनको देखभाल की। और उस समय 2100 लोग 2 महीना 3 महीना तक बाहर थे, गांव में आने की अनुमति नहीं थी।
उसमें जो महिलाएं थे, 2-3 गर्भवती महिलाएं भी थी, उनको हॉस्पिटल जाने की अनुमति नहीं मिली, वहीं पर उनको संतान प्रसव करने का और झेलना पड़ा। ये स्थिति हम झेल रहे हैं सभी से। ये 2018 की घटना है और 19 में चुनाव हुआ, लोकसभा में हमने लड़ाई की और 40% से ऊपर वोट और 18 सांसद जीत के हम लोगों ने फिर पार्लियामेंट पहुंचे। लोग हमारे साथ हैं, हमारे कार्यकर्ता, लाखों युवा कार्यकर्ता जी जान से लड़ रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जो पार्टी है, वो हिंसा ही उनका पॉलिसी है। पुलिस पूरा टीएमसी कैडर जैसा व्यवहार करता है। उनका थानेदार जो है वो मंडल प्रेसिडेंट है और एसपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टीएमसी, सीधा सीधा। उनको ये भी मालूम नहीं है कौन सा धारा में क्या होता है केस दिया हुआ है थाने में कि ये धारा बीजेपी वालों को देना है। सुनने से आपको आश्चर्य होंगे, मनिका दीदी आप तो एडवोकेट है। हमारे एक युवा सांसद है पुरुलिया के, वो थाना घेराव हम लोग किया कि हमारे लोगों के ऊपर गोली चलाए थे, तो वहां उनके बाद उनको जो केसेस दिया गया है, मॉलेस्टेशन का भी धारा उसमें लगाया गया था, जबकि कोई महिला पुलिस नहीं है थाने में। इस प्रकार हास्यास्पद बातें होती है, कुछ भी डाल देते हैं और शाम को घर में पहुंच जाते हैं, पुलिस गाड़ी लेके उठा के किसको भी लेके आते हैं। कार्यकर्ता नहीं है, उसको माँ बाप के ऊपर जबरदस्ती, तो भाई के ऊपर जबरदस्ती होता है। ऐसे आज के हजारों लोग जेल में हैं फॉल्स केसेस में। चुनाव को पहले तक लगभग 30,000 केसेस हमारे ऊपर चल रही थी, लाखों कार्यकर्ताओं पर। अभी पिछले 1-1.5 महीना में अभी 3-4 हजार केसेस और हुआ है। उसमें कौन सा केस नहीं है? मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, आर्म्स केस, एनडीपीएस, गांजे केस, और सीधा सीधा दे देते जिनको बेल नहीं मिलता है। ये जो एनडीपीएस केस होता है वो सैकड़ों लोगों को दिया हुआ है, उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, वो अब जेल में है। और मजेदार बात है, उससे 3-3 महीना तक कोई इसकी हियरिंग नहीं होती है, आप डिमांड नहीं कर सकते बेल की। लेकिन जबकि जबरदस्ती उनको बोला कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, हम बेल करा देंगे, और हुआ भी, टीएमसी में शामिल हुआ, 1 महीना उसका बेल हो गया, वो बाहर है। तो कोर्ट तक यहाँ प्रभावित है। अभी शायद आपको भी मालूम होगा, नंदीग्राम में ममता बनर्जी जहां हारने के बाद वो अभी कोर्ट में गए हैं रिपोलिंग रिकाउंटिंग के लिए, और जिस कोर्ट में केस को भेजा गया, वो जो वहां के जो विचारक हैं, न्यायाधीश, वो लॉयर थे, बड़े अच्छे जाने माने, यहाँ सॉलिसिटर जनरल थे, हमारे पार्टी के साथ संबंध था। हमारे एक आध कार्यक्रम में आए, उनको बुलाए थे हम लोग, हाईकोर्ट में ही प्रोग्राम था, उसमें मैं भी था। तो फोटो दिखा के लोग बोल रहे हैं कि ये तो बीजेपी का है, इस कोर्ट में नहीं होगा, दूसरे कोर्ट में भेजिए। कोर्ट ने मना कर दिया, ऐसा नहीं होता है, अपने आधार पर होता है, संविधान पर विचार होती है। तो ममता बनर्जी सीधा उनको धमकी देते हैं कि आप हट जाइए उस केस से। एक हाईकोर्ट का जज को भी अपना अनुसार यहाँ जजमेंट देने के अधिकार नहीं है। एक डॉक्टर को, ये जो मर्डर होती है, एक डॉक्टर की हिम्मत नहीं है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद लिख के भेजा जाता है, वो खाली सिग्नेचर करते हैं। एक यहाँ थानेदार हो, आईसी हो, ओसी हो, एक आईपीएस का भी अधिकार नहीं है कौन सा धारा में हमको केस दिया जाएगा, वो उनका पार्टी तय करेगी, उनको वही धारा लिखाना है। ये स्थिति है, यहाँ कहीं पर आपको न्याय नहीं मिलेगा। फिर भी बड़ी हिम्मत के साथ हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, और उसका परिणाम की समाज यार हमारे साथ है। 70 साल के बाद 77 विधायक जीत के बंगाल की विधानसभा में पहुंचे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो बलिदान और उनकी लड़ाई शुरू हुई थी, पूरा देश उनका विचार को माना है। बंगाल के लोग भी बड़े मानते हैं श्यामा प्रसाद जी को, क्योंकि उनके चलते आज जो बंगाल है, हम जहां बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, हिंदू बंगाली होमलैंड, इस डिमांड के साथ उन्होंने तत्कालीन अखंड बंगाल के विधानसभा में एक पारित कराया था प्रस्ताव कि बंगाली होमलैंड चाहिए, हिंदू बंगाली का होमलैंड चाहिए। जब विभाजन की बात हो रही थी 20 जून 47 का, उसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस के जो मेंबर थे वो भी उसमें सहमति दी थी, तब वो पारित हुआ था। और फिर आगे चल के वो पश्चिम बंगाल पूर्व पाकिस्तान से तोड़ के यहाँ लाए थे। जब जिन्ना बोले थे हमको ये चाहिए देश को तोड़ना, तो उन्होंने बोला तुम भारत का विभाजन किया है, मैं पाकिस्तान का विभाजन करके दिखाऊंगा, और दिखाए थे। तभी आज बंगाल हमारे साथ है, दीदी यहाँ मुख्यमंत्री है। लेकिन ये बंगाल अभी भी है तो भारत के अंदर संविधान के नीचे, लेकिन ना तो संविधान लागू होता है, ना सुप्रीम कोर्ट लागू होता है, ना तो संसद का कानून लागू होता है। सीए कानून जो पारित हुआ संसद में, उनके भी सांसद वहां उपस्थित थे, और वो यहाँ कलकत्ता में आके चौराहे पे खड़ा होकर शपथ लेते हैं कि सीए का कानून हम यहाँ लागू होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी भी करती है, उनके एमपी भी करते हैं। अब सोचिए एक एमपी कैसे कर सकते हैं, और ऐसा होता है यहाँ जैसे कि आपने बताया
माननीय अमित शाह जी का, माननीय जोगी जी का हेलीकॉप्टर उतर नहीं दिया, हॉल नहीं दिया जाता प्रोग्राम के लिए, मैदान नहीं दिया जाता प्रोग्राम के लिए, कभी एंड टाइम पर खत्म कैंसिल किया जाता है। अभी जितने लोग भागे हुए हैं घर से, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलता है क्योंकि बंद है सब। तो कई धर्मशाला लेके हम उनको रखे थे, पुलिस को खबर मिला तो पहुंच गया कि बोले इतने लोग क्यों, यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, भागो यहां से, निकालो। घर से निकाल दिए, रहने के लिए जगह नहीं है, न्याय नहीं है, कहीं रहने के लिए व्यवस्था करो तो पुलिस को भी भगा रहा है कि यहाँ एक साथ नहीं रह सकते इतना लोग। इस प्रकार परिस्थिति यहाँ अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता लड़ाई में लगे हैं। यहाँ जैसा लगता है कि यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात सुनिए, यहाँ की बाकी लोगों की बात सुनिए, ये लगता है ये भारत के अंदर राज्य नहीं है, एक स्वतंत्र देश है, पश्चिम बांग्लादेश जैसा, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक जैसा हालत यहाँ की कानून की है। अभी फिलहाल कई घटना घटी है, पंजाब के गैंगस्टर आके यहाँ बना लिए थे, न्यू टाउन बोल के कलकत्ता के पास। फिर पंजाब पुलिस से सूचना मिली तो यहाँ से पुलिस जाके झड़प हुआ, उनको मार गिराया। अभी एक घटना और मालदा में कालिया चौक, जहां आपने जिक्र किया हुआ, सबसे बड़ा कॉरिडोर है गाय तस्करी का, उधर से सोना आता है, ड्रग्स आता है, बाकी सारी चीज इधर से उधर जाता है। छोटा जगह है वहां, इधर बिहार है, इधर बांग्लादेश है, गंगा मैया है, उसके अंदर से गाय को पार किया था पानी से। वहां एक लड़का ने अपने घर वाले 4-5 लोगों को, माँ दादी सबको मार करके गाड़ दिया था, पता चला तो उसके साथ इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उसके साथ कनेक्शन है, हथियार मिलता है, हथियार लाया है, ये सब किया है, वो भी उसी समाज से है। और इस प्रकार भयंकर स्थिति यहाँ पाले हुए हैं। वो कालिया चौक जहां दंगा हुआ था, जहां पुलिस थाने जला दिए थे लोग, सारे आम जाइए आप, लगता है ये पाकिस्तान है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ। और 3-4 दिन पहले कलकत्ता में वैक्सीन को लेके जो घटना घटी है, एक आईएएस का परिचय देकर सरकारी नौकरी करती हैं, पार्टी के सारे नेता मंत्री के साथ उनका फोटो है, उनके साथ उठना बैठना है, ममता दीदी के साथ भी फोटो है, एक ही साथ शेयर किया है। वो व्यक्ति कैसे पार्टी के प्रोग्राम में जा सकता है, आईएएस ऑफिसर है, और वो इस प्रकार सारी व्यवसाय भी करके लोगों को सप्लाई करता है, इस प्रकार सैनिटाइजर, मास्क वगैरह। और घोटाला क्या है, वैक्सीन का जो एक कॉर्पोरेशन, कोलकाता कॉर्पोरेशन का ऑफिस से कैंप चल रहा था, उसमें वैक्सीन दिया जा रहा था, उसमें उनकी एक एमपी भी जाके वैक्सीन ले ली, मिमी चक्रवर्ती। फिर उन्होंने जब उनको बाद में सर्टिफिकेट मांगा तो वो दे नहीं पाए, तब मामला सबके सामने आया कि ये जाली है। और आज सारा चीज जब पता चल गया, इतना बड़ा घटना हो रहा है, से हजारों लोग वो वैक्सीन ले चुके हैं, कोई मतलब वैक्सीन नहीं है, कुछ और पानी है, क्या है, तो जो बेचारे लिए उनका तो जो होना सो होना। लेकिन इतनी बड़ी घटना, और कई जगह उन्होंने कैंप्स लगा चुके हैं, जहां एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, सबके साथ उनका परिचय दस्ती है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पहले मेयर थे कलकत्ता के, उनके साथ भी फोटो है, उनके साथ जान पहचान है। ऐसे लोग खुलेआम इस प्रकार घोटाला कर रहा है, अगर पता नहीं चलता, बाद में वो लोग बीमार होते, कुछ हो जाता, तो ये इशू उठता कि मोदी जी ने जाली वैक्सीन भेजा है। अब मालूम है जब ये वैक्सीन आया 15 जनवरी को, यहां प्रचार हुआ दिल्ली में भी, क्या हम गिनीपी है, हमारे ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, ये मोदी वैक्सीन, भाजपा वैक्सीन है, इससे काम नहीं होने वाला, लोगों ने गए नहीं। और जब वो बढ़ा, खुद प्रधानमंत्री वैक्सीन ली और रेट बढ़ने लगा, तब सारे लोग वैक्सीन के लिए लाइन लगाए। अब बोलते वैक्सीन नहीं है। इन लोगों का ऐसा चालाकी है, और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ना देश, ना परंपरा, ना संविधान, ना कानून, किसी को कुछ मानने वाले नहीं है। जबरदस्ती गवर्नर साहब, जब एक घटना चरम पर चला, 5-7 दिन के बाद मैं गवर्नर साहब से मिला, और उस समय लगभग 350 घटना हमारी पास आई थी। अभी तो 11,000 से भी ज्यादा हिंसा की घटना हमारे पास आई है, और भी आने वाला है, दूर दूर कहाँ कौन है पता नहीं चलता है। मैंने गवर्नर साहब को निवेदन किया कि देखिए, ना पुलिस एफआईआर लेता है, ना सुरक्षा देता है, ना सरकार मानती है। सरकार, चीफ मिनिस्टर खुद बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ है ऐसा, तो उन्हें आप ही एकमात्र भरोसा है, आप कुछ करिए। तो उन्होंने निकला और जिलों में जाके लोगों से मिला, और प्रेस भी गया। प्रेस की भी हिम्मत नहीं ये घटना सामने दिखाए, उनका भी दुकान बंद हो जाएगी, इतना डरते हैं लोग। तो जब गवर्नर साहब गए, उनके साथ प्रेस वाले गए, तो आप लोगों ने देखा कि क्या हो रही, महिलाएं कैसे बिलक रही थी, रो रही थी, और पटक पटक के क्या स्थिति है। आसाम तक उन्होंने गए तो लोगों को थोड़ा सा पता लगा, लेकिन सब उसके पीछे पड़ गए। जो मुंह में आता उनके बारे में वो शब्द प्रयोग करना, गाली देना, उनको काला झंडा दिखाना, मैंने पता नहीं चल सकता कहाँ है हम। गवर्नर साहब का भी रास्ते में उतरना संभव नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते। इस प्रकार दिल्ली के साथ कोई कनेक्ट हो, उसको सीधा सीधा बाहर ही बोल देंगे, उसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। अभी जितना टीम आ रही है, अलग अलग टीम, एससी मोर्चा, एससी कमीशन आई है, एसटी कमीशन आई है, महिला कमीशन आई थी, उनको तो बाहर जाना ही नहीं दिया। इनको ना कोई सहयोग,
ना कहीं जाने की अनुमति। उनको सीधा बोल दिया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बैठिए हम ठीक कर देंगे, पुलिस वाले बोलते हैं बुलाने से ऑफिसर, और विरोध किया जाता है वहां। अभी संदेश खाली सुंदरबन में जहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसके पहले भी हमारे 3 कार्यकर्ता मारे गए थे, वहां वही लोग हैं। तो शाहजहान बोलकर एक बहुत बड़ा वहां गुंडा है, जिसका वहां पास में बांग्लादेश है, आना जाना है। बांग्लादेश से जो लोगों को नौका में भर भर के ला रहा था, रोहिंग्याओं को बॉर्डर से ट्रक में भर के रोहिंग्याओं को लाकर वहां कैंप लगाया था सैकड़ों लोगों का। फिर सारे रोहिंग्याओं को पूरा देश में पहुंचा दिया, वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, चेन्नई तक, मुंबई तक पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, टेररिस्ट कनेक्शन भी उनके साथ मिल रहा है। जो म्यांमार के बांग्लादेश होकर आए हैं, उसको पनाह देने वाला, शेल्टर देने वाला जो नेता है, उनके लोग कर रहे हैं। 3 लोगों की हत्या हुई थी, अभी भी कई घटना ऐसी हुई है। वहां जाने वाले थे ये ह्यूमन राइट कमीशन के लोग, तो लोग आए थे मिलने के लिए, उनको पुलिस जाकर सबको मार के भगा दिया कि कोई नहीं रहना यहाँ, मिलने तक नहीं दिया है। इस प्रकार परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और आपके सामने हो रहा है, धीरे धीरे घटनाएं आ रही है। वो जो महिलाओं के साथ हुआ है, तो उनको यहाँ तो एफआईआर नहीं हो रही है, पुलिस लेती भी नहीं है, जबरदस्ती उनको भगा के ले जाया जाता, हमारे हाथ से छुड़ा के ले जाया जाता, और उनको दिल्ली भेज के हमने प्रयास किया 1-2 लोगों को कि उनका कंप्लेन आ जाए। और बाकी कितनी घटनाएं हैं, अभी जिनका मर्डर भी हो जाता हमारे कार्यकर्ताओं का, उनका परिजनों को जबरदस्ती उठा कर ले जाया जाता, बोलते तुम बोलो तुम्हारे बेटा बीजेपी ने टीएमसी करता था, तुमको नौकरी दे देंगे, तुमको पैसा दे देंगे, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। इस कुचबिहार जिला में चुनाव के दिन जो गोली चली थी, पहले इन बदमाशों ने गोली चला के हमारे एक कार्यकर्ता को मारा था, इन परिवार के, बाद में फिर सीआरपीएफ के साथ उनका झड़प हुआ तो गोली चली तो 3 मरे इनका, जो बंदूक छीनने आए थे, वोट लूटने आए थे। लेकिन वो जो लड़का को जो इन लोगों ने गोली मार दिया दिन दहाड़े, उसका परिजन को भी टीएमसी वाले उठा कर लाए थे, ढूंढने गए तो नहीं आए। उनका कोई दादा के लगते हैं, उनको ला करके बोला ऐसा है, हमारा कुछ नहीं है, राजनीति से ऐसा ऐसा, तो जबरदस्ती डरा धमका करके उसको न्याय भी नहीं देंगे, उसको बोलने भी नहीं देंगे। लोग इतने डरे हुए, फिर भी करे क्या। बंगाल में नौकरी चाकरी नहीं है, लगभग 40 लाख नौजवान बंगाल से बाहर जाकर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश में। तो कोई न्याय नहीं, नौकरी चाकरी नहीं, केवल धोखाबाजी है। चुनाव को पहले ममता बनर्जी ने महिलाओं को मिली कि हम हर महीना जो हाउसवाइफ है उनको 500 रुपया देंगे भत्ता, लोग खुश हुए। चुनाव के पहले एक बार उनका अकाउंट में भेज दिए, चुनाव खत्म, जीत गया, अब बोले कोई पैसा वैसा हमारे पास नहीं। ट्राइबल बिल जो हमको हमेशा मदद करते हैं और समर्थन करते हैं, पंचायत में किया, पार्लियामेंट, उनको भड़काया उन्होंने कि हर व्यक्ति को हम 1000 रुपया भत्ता देंगे, और दिया भी 1 महीना, चुनाव खत्म, जीत गए, बोलते हमारे कोष में पैसा नहीं है। तो ये धोखाबाजी की राजनीति, सब चालाकी की, उसके साथ साथ हिंसा और अन्याय की, भयंकर भ्रष्टाचार है। सरकारी कोई योजनाओं की लाभ बिना पैसा का आपको नहीं मिलेगा। लगभग 80 लाख आवास योजनाओं का घर यहाँ अलर्ट हुआ है, लोगों को बनने नहीं देते हैं। पहले जाके आपको बोले 20,000 या 25,000 रुपया दो, फिर तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं है। तो चरम भ्रष्टाचार, गरीबी के ऊपर और हिंसा, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। पिछले 45 साल से जब से कम्युनिस्ट आए यहाँ, वो खत्म कर दिए थे। तो लोगों को पर्चा भरने का हिम्मत नहीं होता है लोकल बॉडी चुनाव में। इस परिस्थिति से बंगाल गुजर रहा है। जो बंगाल लोकतंत्र के लिए, आजादी के लिए लड़ाई किया, नेतृत्व किया, जहां रामकृष्ण मिशन जैसा, भारत सेवा संघ जैसा आध्यात्मिक संगठन है, और कविगुरु रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र जैसा साहित्यकार, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, चैतन्य महाप्रभु और श्यामा प्रसाद से लेकर के इस प्रकार समाज सुधारक और महापुरुष हुए, वो बंगाल आज इस प्रकार स्थिति से गुजर रही है। देश का स्वतंत्रता के बाद बंगाल अपना देश की इकोनॉमी में लगभग 24% योगदान देता था। सीपीएम लोगों ने उसको 15% में लाया था, अभी लगभग 7% में आ गया है। हर दृष्टि से पीछे जा रहा है और हिंसा और भ्रष्टाचार में आगे जा रहा है। तो इससे बंगाल को निकालने के लिए हमारे कार्यकर्ता और जी जान से लड़ रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। लड़ाई आगे भी चलेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। श्यामा प्रसाद जी का विचारधारा लेकर हम आगे बढ़ने वाले बलिदानी परंपरा के लोग हैं, उसको पूरा करेंगे। लेकिन इस समय जो संकट चल रहा है, इधर देश अस्त व्यस्त है बंगाल के चलते, खाली मानसिक रूप से नहीं है, राजनीतिक रूप से, बाकी दृष्टि से पूरा देश का लगभग 7,500 स्थल सीमा है,
वो सुरक्षित है। आज कहीं देश में बम बंदूक की आवाज नहीं है, हिंसा नहीं है, टेररिज्म नहीं है। लेकिन बंगाल और बांग्लादेश के साथ जो 2219 किलोमीटर सीमा है वो असुरक्षित है। उसमें तार कांटा की बेड़ा लगाने का पूरा योजना बना है, पूरा बन गया, लेकिन अभी भी 1000 किलोमीटर ऐसा सीमा है जिसको बेड़ा नहीं लगा है। और इसलिए नहीं लगाया गया, ना सीपीएम ना टीएमसी लगने दे रहे हैं, क्योंकि वहां से घुसपैठिया आते हैं मुस्लिम, वहां से रोहिंगा आते हैं, टेररिस्ट आते हैं जो उनको वोट से जिताते हैं, जो वोटर उनके वोट देते हैं यहाँ, और इसीलिए उसको खोल के रखे हैं। केंद्र सरकार पैसा भेजने का बाद भी उनको जमीन नहीं दिया जाता है कि जमीन देने से तो बेड़ा बन जाए। माननीय राजनाथ जी जब अंतिम समय जो गृह मंत्री थे वो आए थे, बैठे भी की चीफ मिनिस्टर के साथ नवान्न में, उन्होंने सीधा बोल दिया हम जमीन नहीं देंगे, आप अपने आप जमीन ले लीजिए और बेड़ा लगाइए। इस परिस्थिति से गुजर रहे, देश की सुरक्षा भी खतरे में बंगाल के चलते, इसलिए देश की सुरक्षा के लिए बंगाल की सुरक्षा जरूरत है। किसी भी कीमत पर यहाँ परिवर्तन होनी चाहिए। ये सरकार जो रह रही है ना, ये जीती है तीसरी बार, किसी के मन में खुश नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई खुश नहीं, कोई विजय उत्सव नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा खाने का आयोजन होता है, 500-500 लोगों का खाना खिलाने के बना के रखे हैं, लोग गए नहीं, डर के मरे, 50 लोग गए हैं। तो लोग सहमे हुए हैं कि अगले 5 साल कैसे बीतेगा, कैसे चलेगा, महिलाओं के साथ क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, लोग कैसे जिएंगे इस परिस्थिति में। और लोग सहमे हुए जी रहे हैं। भरोसा है आप लोग जैसे सारे मिल करके बंगाल के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार भी है। लेकिन आज भी जो हो रही है, इतने बड़ी घटना हो गई है, कितने लोगों का घर बार लूट गया है, आग लगा दी है, दुकान लूट लिए, दुकान बंद है, खोलने नहीं दे रहे हैं कि 1 लाख रुपया दो फिर तुमको खोलने देंगे। इस प्रकार परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। काउंटिंग स्टेशन में गए थे काउंटिंग करने वोटिंग का 2 तारीख को, वहां से भागे घर छोड़कर, घर भी नहीं जा पाए, घर तोड़ दिए, लूट लिए। अभी भी वो कैंप्स में हैं, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे कितने कार्यकर्ता है। हम लोग जहां तक संभव प्रयास कर रहे हैं, सबको लेके उनका देखभाल भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलेगा और लंबा, लेकिन जो शपथ संकल्प हमने लिया है परिवर्तन करने का, वो तो जरूर करेंगे। लेकिन उसके बीच ये जो नुकसान हो रही है, लोगों की जो प्रताड़ना हो रही है, इससे लोगों को निजात पाने के लिए सबकी मदद चाहिए, सरकार की भी चाहिए, पार्टी का भी, और देश के जो आम जनता, जो सजग नागरिक हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, जो देश की और परंपरा, संस्कृति और बंगाल की परंपरा को जानते हैं, क्योंकि बंगाल का योगदान रहा देश के लिए, दुनिया के लिए, वो भूमिका निभाने के लिए बंगाल अभी तैयार है। लेकिन ये जो संकट चल रही है उससे बंगाल को निकालना पड़ेगा, तभी बंगाल फिर एक बार अपने परंपरा को निभाते हुए अपने भूमिका को ठीक से निभा पाएगी। और जो एक से एक महापुरुष दिया है बंगाल, एक से एक क्रांतिकारी और एक बहुत बड़ा बलिदान और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसको फिर एक बार वो निभा पाएगा, वो पूरा कर पाएगा। और हम उसके लिए लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप सबका सहयोग चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।